हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो चैप्टर 1 है, समानता, इक्वालिटी, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर 1 है, क्लास 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है समानता। इसके सभी प्रश्न देखेंगे, चाहे वो अभ्यास के प्रश्न हो या फिर अभ्यास आपके पाठ के बीच के जो प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन आंसर को कराने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैप्टर को एक बार रीड जरूर किए होंगे, क्योंकि अगर आप लोग रीड किए रहेंगे तभी मैं यहाँ पे जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है वो कराऊंगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आप रीड नहीं भी किए हैं तो जो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 मिनट में आपको सरसरी निगाह से पॉइंट वाइज मैंने बना रखा है, इसको दिखाऊंगा, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे आप अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अध्याय समीक्षा करते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, अध्याय समीक्षा में यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज बना रखा है। पहला पॉइंट है, समानता के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट है, समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हों। यानी कि समानता का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, किसी भी क्षेत्र का हो, यानी कि किसी भी एरिया में रहता हो वो, चाहे वो पूर्वोत्तर में रहता हो, चाहे वो साउथ में रहता हो, दक्षिण में रहता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहता हो, उत्तर प्रदेश में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी आर्थिक स्थिति उसकी गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके साथ भेदभाव न करना ही समानता है। तीसरा पॉइंट है, समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशक विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी। यानी कि जो यहाँ पे एशिया और अफ्रीका में जो यहाँ पे आए थे उपनिवेशक, उन्होंने यहाँ पे जो कब्जा किया हुआ था, यहाँ पे हम भारत में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया हुआ था, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीका भी गुलाम था। तो वहाँ पे उस गुलामी को हटाने के लिए जो संघर्ष चला गया, वहाँ पे उस संघर्ष में समानता का भी, यहाँ पे समानता की भी मांग की गई थी। अगला पॉइंट है, समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों को और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हों। अगला पॉइंट है, समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में समान अवसरों के एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं आती है, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकारी का समान अधिकार नहीं मिला। यानी कि जो अभी यहाँ पे हम कहते हैं कि हम सभी के लिए समानता का अधिकार यहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे आपके भी घर में यही होगा कि जो आपके पिताजी की जो संपत्ति है उस पर महिलाओं का अधिकार नहीं होता। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कानून बन चुका है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि आपके घर में यही रीति रिवाज चले आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे भारत में समानता जो है वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं की जा पा रही है। अगला पॉइंट है, आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनना बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवाद कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक हैं और न ही आवश्यक। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। यानी कि जो संविधान है हमारा लिखा गया, उसमें एक वहाँ पे आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि किसी भी धर्म, जाति, नस्ल की वजह से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो हमें भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक समानता प्रदान करता है। सभी यहाँ पे किसी भी जाति, धर्म, किसी भी ग्रुप के हों, सभी को यहाँ पे मतदान, जो वयस्क मताधिकार है उसका प्रयोग करने का समान अधिकार प्राप्त है। 18 वर्ष या उसके ऊपर के सभी उम्र के सभी व्यक्तियों को बिना धर्म, जाति, लिंग अथवा रंग भेद के
उसे वोट देने का अधिकार है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। आखिरी पॉइंट है, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कहीं जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। अब आते हैं हम चैप्टर के ऊपर। यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में सभी समान है, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जात के हों या धर्म के हों, सभी जो है उनकी शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, सब जो हमारे लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सभी लोग समान हैं। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर आता है, प्रश्नोत्तर करते हैं जल्दी से। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। 3 पॉइंट मैंने बताया है, इसको आप आराम से देख के लिख लीजिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, यह राजनीति में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा, लोगों के बीच से भेदभाव को कम करता है। और तीसरा, सरकार को चुनने में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। यानी कि जो लोगों को चुनाव होता है यहाँ पे, उसमें सभी लोग वोट डालें, इसलिए जिससे कि वो अपने अपने मत के अनुसार किसी को चुन रहे हैं, तो वो अपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्पेशल एक वर्ग के लिए ही मताधिकार का यहाँ पे प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जितने भी जाति धर्म कहीं के भी हो, स्त्री पुरुष हो, किसी भी आर्थिक स्थिति के हो, सभी को यहाँ पे मताधिकार का यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मताधिकार का यहाँ पे सब लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजनीति में समानता को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सवर्ण जाति के लोग ही राजनीति में रहें। ऐसा होगा तो भी ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी, और किसी भी निचली कास्ट का जो व्यक्ति है वही राजनीति करे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिर सवर्णों के साथ यहाँ पे भेदभाव करेगा। इसलिए यहाँ पे मताधिकार का जो है प्रयोग बहुत ज़रूरी है राजनीति के लिए, जो समानता उसमें लानी है। लोगों के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए भी यहाँ पे जो मताधिकार है उसको लाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट है, सरकार को चुनने में जो उसकी भागीदारी होगी, सभी की भागीदारी होगी, तो वो एक अच्छी सरकार को चुनेंगे। दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिसमें यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। आपको इसका उत्तर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके बॉक्स में दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव के से किस प्रकार मिलता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति दोनों की गरिमा पर समान रूप से चोट किया गया था। वे दोनों ही असमान व्यवहार के शिकार बने थे। पहला ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी नीची जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा, जबकि अंसारी दंपति को उनके धर्म के कारण मकान देने से मना कर दिया गया था। चौथा क्वेश्चन है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, क्यों है? कानून के सामने यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। निम्नलिखित तात्पर्य यहाँ पे दिया गया, 3 पॉइंट दिया गया, जिससे ये पता चले कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। पहला पॉइंट है, भारत के सभी नागरिकों, राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य घरेलू नौकर तक को एक ही जैसे कानून का अनुपालन करना होता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट है, सभी लोगों को सभी सार्वजनिक जगहों पर जैसे खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार, जन्म की जगह आदि का उपयोग करने के समान अधिकार हैं और इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, गरिमा शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। यानी कि गरिमा शब्द का अर्थ है कि सभी जो यहाँ पे व्यक्ति हैं, किसी भी जाति, धर्म या स्थान से हैं, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, वो अपने आप को सम्मान योग्य समझे, इसी को गरिमा कहते हैं। संविधान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान आपसे पूछ सकता है ये। संविधान क्या है? संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। यानी कि संविधान में वो सभी नियम कानून लिखे गए हैं जिसका जनता तो पालन करती ही है, साथ ही साथ जो सरकार है उसको भी संविधान का पालन करना पड़ता है, उसके नियम कानून जो लिखे गए हैं उसके अंतर्गत। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? एक आंदोलन, इसका उत्तर है, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी
लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समान अधिकारों की मांग की थी। तो 1950 में कहाँ शुरू किया गया था? अफ्रीकी अमेरिकन जो थे, अमेरिका में निवास करते थे, जो आप देखे होंगे अमेरिका में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक ब्लैक लोग रहते हैं, एक वाइट लोग रहते हैं। तो ब्लैक लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिया गया था। तो 1950 के अंत में लगभग ये आंदोलन चलाया गया कि उनको भी समान, जो ब्लैक लोग थे उनको भी समान अधिकार प्राप्त हो जैसे वाइट लोगों को प्राप्त थे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब स्वीकृत किया? यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को कौन से अधिकार देता है? तो इसका आंसर है, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में बनाया जाए, मतलब ढलान बनाया जाए। देखे होंगे आप, विकलांग लोग व्हील चेयर पर चलते हैं, तो जो सार्वजनिक स्थान है जैसे कोई भवन है सरकारी या स्कूल है, हॉस्पिटल है, सभी जगहों पे ढलान बनाई जाए जिससे व्हील चेयर को आसानी से चढ़ाया जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए कौन सा तत्व अपरिहार्य है? तो इसका उत्तर है, सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक अपरिहार्य तत्व है, यानी कि सभी के लिए मताधिकार का समान अधिकार है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक यहाँ पे वयस्क मताधिकार किस विचार पर आधारित है? तो इसका आंसर है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? इसके 3 लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो स्कूल में आपने देखा होगा मिड डे मील के नाम से एक यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जाता है, उसका लाभ बताने हैं आपको 3 लाभ। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल में के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है, यानी कि जो कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते थे, भोजन मिलने की वजह से जो गरीब बच्चे उनको भोजन नहीं मिल पाता था, तो भोजन के लिए वो कम से कम स्कूल जाने लगे हैं और भोजन के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। दूसरा है, इस कार्यक्रम से जातिगत भेदों को कम करने के में भी सफलता मिली है। तीसरा पॉइंट है, इस योजना के कारण गरीब बच्चों का पेट भरने लगा, जिसके कारण वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने लगे। अगर गरीब बच्चों का पेट ही नहीं भरेगा तो वो पढ़ाई पर कैसे ध्यान देंगे? इसलिए जो मिड डे मील चलाया गया, दोपहर में जो आपका भोजन वाला कार्यक्रम है वो चलाए जाने से वो उनका पेट भर जाता है और वो पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, इस योजना के कारण गरीब बच्चों को पेट भर खाना मिलने लगा, जिससे गरीब बच्चों में जो कुपोषण के जो शिकार होते थे वो अब शिकार कुपोषण के नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, उसका उत्तर बहुत अच्छे से समझाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो। भारत में, अगला प्रश्न, भारत में असमानता का एक सामान्य रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर है, जाति व्यवस्था भारत में असमानता का एक सामान्य रूप है, जिसकी वजह से यहाँ पे असमानता इतनी ज़्यादा फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूठन क्या है? जूठन, तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर है, जूठन दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। जूठन जो है दलित लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी आत्मकथा है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को किस प्रकार ठेस पहुँचाई जाती है? अंसारी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदल लेने की सलाह को क्यों ठुकरा दिया? तो इसका उत्तर है, 2 पॉइंट में दिया गया है। जब व्यक्ति के, यहाँ पे व्यक्ति है वो ध्यान से देख लीजिएगा, व्यक्ति नहीं है, जब व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर असमानता के व्यवहार किया जाता है तो उसे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। जैसे आप किसी की जाति धर्म के अनुसार उसके साथ भेदभाव करेंगे। यहाँ कहानी में कहा गया है, प्रॉपर्टी डीलर ने उसे ये कहा कि आप अपना नाम बदल दीजिए, जिससे आपके धर्म को आप पता नहीं चलेगा। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो उन्होंने, अंसारी दंपति था जो, उसको उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची, लेकिन यहाँ पे अंसारी दंपति ने अपना नाम बदलने से मना कर दिया। और दूसरा पॉइंट है, अंसारी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने की सलाह को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इससे उनकी गरिमा तथा आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। बिल्कुल होगी, अगर आपके नाम को कोई कहेगा किसी कारणवश आप चेंज कर लीजिए, अपना धर्म बदल लीजिए, तो वो आपके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाएगा। तो दोस्तों, ये था आज के यहाँ पे आपका एनसीईआरटी के क्लास 7 का जो आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है उसका पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आप लोग इसके अलावा किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को
वो उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।